चलिए। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हमारे क्लियर होने वाले हैं। दिसंबर के अंदर आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए एक टारगेट बैच लेकर आए हैं। ये एक पूरी टारगेट सीरीज़ है। रोज़ाना रात को 9 बजे हम एक पेपर सेट अपलोड करते हैं जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 50 क्वेश्चन इजिकल्स टू 50 मिनट 50 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन, यानी 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस प्रोसेस में हम लोगों ने 1 से लेके सेट नंबर 15 तक मैं कवर करा चुका हूँ। वो सारे के सारे बहुत टॉप मोस्ट पेपर हैं। अगर आप इनको भी कवर कर लेते हैं, एटलीस्ट आपके ग्रामर में दिक्कत नहीं आने वाली। ग्रामर के कंसेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। और देखिए, जो रीडिंग सेक्शन होता है जैसे अनसीन पैसेज है, क्लोज पैसेज है, ये तो थोड़ा नया आता है। तो सर अगर आता भी है तो इसके लिए मैं क्या करूं? आप ऐसा कर लीजिए एक बार प्लीज़, सीजीएल के अगर आप अनसीन पैसेजेस को भी अगर कवर करना चाहते हो तो सीजीएल के आप 2022 सत्र, 2023 और ये 2024 जो सीजीएल हुआ है, इसके प्री के क्वेश्चंस और इसके मेंस के, मेंस नहीं हो पा रहा छोड़िए, इसके प्री के जो क्वेश्चंस हैं, जो पैसेजेस हैं, आप उनको करके चले जाइए। दैट्स इट। इसमें से कुछ ना कुछ तो बन जाता है, उसी लेवल का आता है, उसी लैंग्वेज का आता है। तो सेट नंबर 15 तक हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेट नंबर 16 की। एक ज़रूरी चीज़ भैया, आपको मालूम है कि मैं अपने वीडियो के अंदर फालतू बकवास नहीं करता हूँ। मैं अप टू द मार्क बात करता हूँ। जहाँ से क्वेश्चन आता है केवल उसी क्वेश्चन पे बात करता हूँ। कोई फालतू का प्रमोशन नहीं। अगर आपको पसंद आ रहा हो, आपको लगे कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करें तो एटलीस्ट अगर आपके डाउट निकले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए उन डाउट्स को। मैं डाउट्स पे चर्चा करूंगा, भले ही लाइक ना हो कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट्स लिखिए, अपने डाउट्स जरूर लिखिए। तो देखिए, मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से, अच्छा एक मिनट में आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, ये 50 कहाँ है, ये क्वेश्चन नंबर, मैं ये 50 तक, ये 45 यहाँ तक, ये क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं अपनी पुराने में करवा चुका हूँ। मैं सेट नंबर 15 तक मैं करा चुका हूँ। लास्ट क्वेश्चन मैंने यहीं तक सॉल्व कराया था। आज सेट नंबर 16 पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। आगे का देखिए प्रोसेस क्या बोल रहा है। द मदर लव्स द बेबी। अब बेटा, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, अगेन मैं आपको फॉर्मूला बता दूं। कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए या फिफ्थ फॉर्म आ जाए, फिफ्थ फॉर्म मतलब SAIS आ जाए, तो आप जब उसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको चाहिए इज MR के साथ में थर्ड फॉर्म। क्लियर? बस शुरू हो जाइए। यहाँ पे लव्स क्या दिया हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म दिया हुआ है। मदर दिया हुआ है सब्जेक्ट, बेबी दिया हुआ है ऑब्जेक्ट। पहले आता है ऑब्जेक्ट, द बेबी द बेबी द बेबी द बेबी। ठीक है, यहाँ तक हमको चाहिए इज MR। यहाँ क्या आ रहा है, वाज, गलत हो गया। यहाँ क्या आ रहा है, विल बी, गलत हो गया। यहाँ क्या आ रहा है, हैज बीन, गलत हो गया। यहाँ इज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 52। 52 क्या बोलता है? 52 में आपको इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है और इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो गिवन सेंटेंस है, द प्रीस्ट सेज, प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी या पंडित। द प्रीस्ट सेज गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर। देखिए, गॉड लव ऑल हिज क्रिएचर, ये क्या है, एक पूरा कहावत है ना। भगवान सभी को प्रेम करता है, सभी बनाई हुई वस्तुओं को प्रेम करता है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जब भी कभी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए बेटा सेंटेंस के अंदर, यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो नो चेंज रहता है, आपको कुछ नहीं बदलना चाहिए। तो यहाँ पे इज अबाउट टू आ गया है, गलत हो गया। विल आ गया है, गलत हो गया है। देखिए, यहाँ पे लव्स है, यहाँ पर भी लव्स है। यही गिवन सेंटेंस ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन फोर्थ में लव्ड लिखा हुआ है जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? 53 पर आइए। 53 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 में वर्ड दिया हुआ है कंफ्यूज्ड। अब कंफ्यूज्ड का मीनिंग क्या होता है ये समझ लीजिए। कंफ्यूज्ड का मतलब होता है व्यक्ति क्या है, अस्पष्ट है, यानी भ्रम की स्थिति है। आप पेपर को देख के भ्रमित हो जाते हैं, अस्पष्ट होती है कोई चीज, है ना, क्लियरली आंसर नहीं कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूज। अच्छा, लूसिड का मतलब क्या होता है, कोई चीज बिल्कुल हमारे लिए क्लियर हो। डेवलप का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल तरक्की पर हो, प्रोग्रेस्ड हो। स्टूपिड का मतलब होता है फूल। और टेंगल का मतलब क्या होता है, किसी चीज में उलझन में होना, इन अ फिक्स, उलझन में होना। ठीक है, अभी क्या करेंगे, कोई चीज भ्रम है, अस्पष्ट की स्थिति है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, यानी कि लूसिड। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 क्या बोलता है? 54 में इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर एक ब्लैंक डिसाइड करना पड़ेगा क्या आएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज।
इजिप्ट के अंदर सूरज गर्म दिखाई देता है ग्रीन पाम ट्रीज के सामने। एंड द क्रोकोडाइल लाइट इन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो कीचड़ में लौट रहे होते हैं। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और काफ़ी ज़्यादा लेजी दिखाई देते हैं। माई कंपेनियन आर बिल्डिंग अ नेस्ट इन द टेम्पल ऑफ द बाल बैक, मेरे जो कंपेनियन है, मेरे जो मित्र हैं, वो क्या कर रहा है, बिल्डिंग अ नेस्ट, एक घोंसला बना रहे हैं इन द टेम्पल ऑफ बाल बैक में। एंड पिंक एंड वाइट डव्स आर वाचिंग देम, पिंक और वाइट कलर के जो डव पक्षी है यानी कबूतर है वो उसको देख रहा है। एंड क्वीइंग टू ईच अदर, और एक दूसरे को देखकर आवाज निकाल रहे हैं, कुकू, कबूतर की आवाज आती है ना, कुकू, कोयल की होती है कुकू, कोयल की होती है कुकू, कबूतर की क्या होती है, गुटरगू, गुटरगू, गुटरगू आवाज लगा रहे होते हैं। डियर प्रिंस आई मस्ट लीव यू, वो कहता है कि डियर प्रिंस अब मेरे को जाना ही होगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुमको कभी नहीं भूल पाऊंगा। नेक्स्ट स्प्रिंग, अगले स्प्रिंग पर, आई विल ब्रिंग यू बैक टू ब्यूटीफुल ज्वेल्स, अगले स्प्रिंग पर, अगले वसंत पर मैं आपके लिए दो बहुत खूबसूरत ज्वेल्स यानी हीरे लेकर आऊँ, कुछ आभूषण लेकर आऊँगा। इन प्लेस ऑफ दोस यू हैव गिवन अवे, जो तुमने मुझे दिए थे, जो तुमने दे दिए हैं, दूसरों को दे दिए, उनकी जगह पर मैं आपके लिए दो ज्वेल्स और लेकर आऊँगा। द रूबी शैल बी रेडर, रूबी कैसा होता है, रेड कलर का होता है। देन अ रेड रोज, रूबी लाल रंग से ज़्यादा लाल होता है। एंड द शपायर डैश शैल बी ग्रेट ग्रीन, अच्छा ये सी, सागर कैसा होता है बताइए, सागर कैसा होता है। यहाँ पे देखिए कलर की बात की गई है, यहाँ पर रेड कलर की बात की गई है, तो आगे भी कलर की ही चर्चा होगी। एज ब्यूटीफुल, एज स्वीट, एज डीप, एज नहीं, क्या आएगा, ब्लू। और शफायर क्या होता है, सागर से ज्यादा नीला होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। क्लियर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 55। बेटा मेरी कोशिश ये है कि कम समय में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। जस्ट मेरे को 50 मिनट दीजिए, 50 मिनट के अंदर मैं 50 क्वेश्चन को पूरा क्लियर करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। इसमें पैसेज भी है, अनसीन पैसेज भी है, सारी चीजें हैं। यू विल बी गिवन अ टिकट, वर्क की थर्ड फॉर्म आ रही है। अगेन बेटा पेन एंड पेंसिल लेकर बैठा करे बेटा मेरी क्लास के अंदर, पेन निकालिए जल्दी जल्दी, कॉपी निकालिए बेटा, लिखिए जल्दी, नहीं तो रह जाएगा, फिर बैठे रह जाओगे। स्क्रीनशॉट कीजिए नहीं लिख पा रहे तो, भाई सिलेक्शन चाहिए हमको, तो सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं। तो देखिए भैया पैसिव वॉइस में क्या आता है, यू विल बी गिवन, ये आ रहा है पैसिव वॉइस। आपको किस में जाना है, एक्टिव वॉइस में जाना है। एक्टिव वॉइस में कैसे जाएंगे, शुरू हो जाइए, विल शैल है तो एक्टिव वॉइस में ही विल शैल होना चाहिए। यहाँ विल बी आ रहा है, यहाँ पे विल बी आ रहा है, ये गलत है। थर्ड वाले में देखिए वाज आ रहा है, गलत है। फोर्थ वाले में शुड आ रहा है, गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर, सारे पोर्शन ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पर आइए। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कभी भी सेंटेंस अगर डबल पार्ट में हो, जैसे देखिए ये डबल पार्ट में, पीपल से, पीपल आस्क, पीपल कंसीडर्ड, अगर ऐसे कभी भी वर्ड आ जाए, से आ जाए, आस्क्ड आ जाए, कंसीडर्ड आ जाए, और उसके तुरंत बाद में या तो बीच में यहाँ पे दैट अवेलेबल हो, यहाँ पे दैट तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, सीधा सब्जेक्ट आ जाए और एक नया सेंटेंस कंटिन्यूस स्टार्ट हो जाए, ऐसी सिचुएशन में केवल पहले वाले सेंटेंस को बदला जाता है। तो पहले वाले को देखिए कैसा बदला हम लोगों ने, पीपल से, इसको हम किस में बदलेंगे, इट इज सैड में। से की थर्ड फॉर्म क्या बनती है, सैड, और इट इज आपको अपने मन से लगाना पड़ेगा। दैट ऊपर क्वेश्चन में दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दैट लगाना पड़ेगा, बस यही आपका आंसर होगा। और गिवन सेंटेंस आपको कॉपी पेस्ट लिखना है। कितना चेंज करना है, पीपल से को किस में चेंज करोगे, इट इज सैड में, यही वाला ज्यादातर आ रहा है। अगर यहां पर आ जाता पीपल कंसीडर, तो आप क्या करते, पीपल इट इज कंसीडर्ड, तब आप क्या करते, इट इज कंसीडर्ड। बाकी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। इज इट क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। द शिप सिंक इन द सी एंड हैड नो सर्वाइवल। हैड कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिंक कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि गलत है। आपको इसको बनाना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, सैंक। सिंक की सेकंड फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म सैंक होती है। द शिप सैंक इन द सी, जो शिप है वो सागर में डूब गया। एंड हैड नो सर्वाइवल, और कोई भी नहीं बचा। 58 पर आइए, 58 क्या बोल रहा है, आई विल हेल्प यू। अगेन बेटा फॉर्मूला आ रहा है विल शैल वाला, प्लीज आप इसको बना लीजिए। आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चा, गड़बड़ मत कर देना बेटा, वहां बना लो यार इसको, आलस मत करो। थोड़ा सा आलस देखिए पूरा 1 साल खराब करता है आपका, ठीक है। क्या करना है, अब आ रहा है विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस इतना याद रखिए। सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, हमारे पास में यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आगे यू होना चाहिए, और ये हमारे पास में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए, यानी बाय मी आना चाहिए लास्ट में।
बाय मी का आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए हमारे पास में। तो शुरू हो जाइए, या तो विल हेल्प है, नहीं, यहाँ आई आ रहा है, आई विल बी आ रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस में यहाँ पर आई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे यू आना चाहिए, इसको कैंसिल करो। यहाँ यू वुड बी आ रहा है, वुड बी का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ देखो पहले यू आना चाहिए, सर यू आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, विल बी थर्ड फॉर्म आ रही है, आई का हमने क्या बना दिया, मी बना दिया इन सबमिटिंग द प्रोजेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल। इज इट क्लियर टू यू? चलिए 59 पर आइए, करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे बेटा, बनाइए। माई लिटिल सिस्टर सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो जो गिवन सेंटेंस है वो कैसा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, इसमें देखिए एक साइन लगा हुआ है, ये साइन, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कौन सा मार्क बोला जाता है इसको बेटा, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क हमारे पास में है। तो देखेंगे जब भी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो तब हमको सेंटेंस में किसका यूज करना चाहिए, एक्सक्लेम्ड का। तो ये एक्सक्लेम्ड वर्ड आ रहा है, इसी का ही हमको यूज करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर, बाकी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे। क्लियर? आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 60 पर। और 60 क्या कह रहा है, 60 वाले सेंटेंस को बेटा बनाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर है, और कहाँ पर ग्रामेटिकल एरर है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। शुरू हो जाइए। देवराज देवराज हैड अ हार्ट अटैक। अच्छा ठीक है, तो ठीक। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ बताऊं, अगर इसमें एरर बनेगी ना तो आर्टिकल बेस्ड एरर ही है। तो पहले आर्टिकल में आपको बताता हूँ। आ से लेके अंधा तक अगर आएगा तो हम किसका यूज़ करेंगे, एन का। वहीं कहीं का से लेके ज्ञा तक आएगा तो किसका यूज़ करेंगे, ए का। तो हार्ट अटैक में किसकी आवाज़ आ रही है, हा की आवाज़ आ रही है। तो देखिए इसमें तो आर्टिकल आएगा ही आएगा और ए आर्टिकल आएगा। बी वाले में आर्टिकल नहीं है इस जगह पे, तो बी वाले को हमने कैंसिल कर दिया। डी वाले में आर्टिकल नहीं है, डी को भी कैंसिल कर दिया। हार्ट अटैक फुल स्टॉप फुल स्टॉप। हिज एंसेस्ट्रल्स, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी, हेल्प हेल्प, हिम, लॉट टू। अरे लॉट टू नहीं होता बेटा, क्या होता है, अलॉट होता है। क्या होता है, अलॉट, ठीक है। या तो अलॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्लियर, ये इसका यूज करेंगे आप लोग। चलिए 60 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, 60 में हमारे पास में जो वर्ड दिया गया है, 61 है कि 60 है, ये 60 हो गया। 61 पर आइए। 61 पे वर्ड दिया हुआ प्रॉपिटस। अब प्रॉपिटस के ना बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक तो होता है किसी परिस्थिति के अनुकूल हो जाना। कैसे हो जाना, परिस्थिति के अनुकूल ढल जाना। और प्रॉपिटस का एक और मीनिंग होता है मंगल। हमको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। वर्ड दिया है, पहला वर्ड है हमारे पास में ऑस्पिशियस, और ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ होता है। इनऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, अशुभ। और बिनाइन का मतलब क्या होता है, अशुभ हो गए। बिनाइन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो, नर्म हो, पोलाइट हो, है ना, टेंडर हो। और बेनाइग्नेंट का मतलब क्या होता है, मेहरबान होता है, ठीक है, मेहरबान। अभी क्या चाहिए हमको, मंगल। मंगल का उल्टा क्या होना चाहिए, अशुभ यानी अमंगल। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। इज इट क्लियर टू यू? देखो बेटा कोशिश मेरी ये है कि मैं स्पीड में आपको अब पेपर क्रैक करवाऊँ, इधर उधर की बातें ना हो, इसलिए स्पीड में मेरी थोड़ी स्पीड रहती है। आप लोग प्लीज़ स्पीड को मैच कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। ये तो बैठे रहना है, फिर तो 365 दिन बाद में आओ, फिर तो 1 साल लेकर आओ। अभी जो टाइम है प्रॉपर यूज़ करो। मेरा वीडियो ऑलरेडी बहुत स्पीड में चल रहा है, आप इसको कवर करिए, एक एक बात को सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है ये। द मैकेनिक विल रिपेयर। अगेन देखिए वही फॉर्मूला आ रहा है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, एक्टिव पैसिव वॉइस है, आप रट्टा लगा लीजिए। आप आपके 10 क्वेश्चन तो वो रखे ही रखे हैं आपके। और नरेशन, एक नरेशन का रट्टा लगाइए, 10 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं उसी में से। देखो भाई फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूले में देखिए हमको क्या चाहिए, विल बी और थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ विल रिपेयर्ड आ रहा है, इसको साइड वाइज कीजिए। यहाँ विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है, इसको अभी होल्ड करके रखिए। यहाँ विल बी के साथ में फोर्थ फॉर्म आ रही है, इसको साइड कर दीजिए। यहाँ वुड बी आ रहा है, इसको साइड करिए। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 63। अब 63 क्या बोलता है, वर्ड है हमारे पास में बेविल्डरमेंट, ठीक है। अब बेविल्डरमेंट का मतलब क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति नॉट क्लियर हो, पजलिंग टाइप की स्थिति हो। क्या हो, पजल हो, यानी उलझन भरा कोई काम हो, ठीक है, पजलिंग हो। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति क्या होता है, बिल्कुल किसी चीज़ में क्लियर नहीं होता, वो चीज़ हमारे लिए क्या होती है, अनक्लियर होती है, नॉट क्लियर होती है, ठीक है, स्पष्ट नहीं होती है कोई भी बात। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे सहमति होना, तो आप ट्रीटी बोल सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का व्यवस्थाएं करना। सेटलमेंट, किसी चीज़ का सेटलमेंट करना, निष्कर्ष निकालना। तो बेविल्डरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कंफ्यूजन्स। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे चर्चा करते हैं और 64 क्या कह रहा है। 64 बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है। देखिए, सेरा एंड रिमी कितने सब्जेक्ट हो गए, 2 सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है, इसलिए हैज़ नहीं आएगा, क्या आएगा, हैव आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना है बताइए बेटा, कौन सा टिक कर दूंगा मैं, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। तो भैया ये तो बहुत ईजी था ना, ऐसे आ जाते हैं कुछ क्वेश्चन फ्री हिट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने ऑप्शन नंबर डाल दिया, इसमें कितना है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। 65 पर आइए, 65 क्या कह रहा है, देखिए मोस्ट रिपीटेड वर्ड है इनका, कई बार पूछते हैं बेटा। इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है, मिस्ट्री फुल हो, जो काफ़ी ज़्यादा जिसमें मिस्ट्री हो, यानी कि कैसा हो वो, मतलब रहस्यमय हो। ठीक है। कॉम्प्रहेंसिबल का मतलब क्या होता है, जिसको आसानी से हम समझ सकते हो, ईजी टू अंडरस्टैंड, तो उसको आप सुबोध बोल सकते हैं। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट हो, ऑब्सक्योर। क्या होता है क्रिप्टिक का मतलब, ऑब्सक्योर होता है, अस्पष्ट। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, कि जैसे एक एक होता है अमूर्त, एक होती है हमारी सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, और एक होता है शारीरिक यानी कि जिसमें सॉलिड फॉर्म होते हैं। एक कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो वो क्या होता है, मूर्त। और एक कुछ क्या करते हैं, भगवान की मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो मानसिक पूजा करते हैं, दिमाग से ही पूजा करते हैं, तो वो होती है अमूर्त। ठीक है। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है, कि काफी ज्यादा आप कंफ्यूजन में हो, दुविधा में हो। क्लियर। सो आवर फाइनल आंसर इज, क्या करूंगा सोनू, रहस्यमयी है कोई चीज, तो कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, रहस्यमयी है, जटिल है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर, सुबोध। ठीक है। 66 पर आइए, 66 वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। एक्चुअली क्या, ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ में ही सॉल्व करता जा रहा हूँ कंटिन्यू। सेंटेंस में माई डॉटर सैड 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 दैट 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 आयुष आयुष आयुष। ठीक है। हैज बदलेगा, हैज किस में बदलेगा, हैड में बदलेगा। यहाँ हैज आ रहा है, यहाँ पे हैज आ रहा है, दोनों को हटाइए। यहाँ पे क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, ये सही है, यहाँ पे हैज आ रहा है, गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 क्या बता रहा है, ही बर्न्ट हिज फिंगर इंटरफेयरिंग इन अदर्स प्रॉब्लम। पैर पे कुल्हाड़ी मारना, बर्न वंस फिंगर का मतलब क्या है, कि उसने अपने पैरों पे क्या कर ली, कुल्हाड़ी मार ली, या मुसीबत को मैं पढ़ना, है ना, मुसीबत को बुलावा देना, आ बैल मुझे मार वाली स्थिति, मुसीबत में पड़ना। अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन दूसरे की लड़ाई हो रही, बीच में कूद गए, नेताजी के बन गए, अब नेताजी को कुचल दिया। ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, अब मुसीबत में पड़ने के लिए, कॉट हिज फिंगर इन फायर, आग से उंगलियां जल जाना, नहीं। गॉट इन गुड रिलेशन विद, किसी से अच्छे संबंध होना, नहीं। वाज हैप्पी, खुश होना, नहीं। गॉट इन टू ट्रेवल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। परेशानी में पड़ना। आई हैड ओनली माई नोट्स और विच आई हैड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। मेरे पास केवल मेरे नोट्स हैं, जिसके साथ मुझको जिससे मुझे एग्ज़ाम को पढ़ना है, या जिसके साथ, फ्रॉम होम ये नहीं होगा यार, नो वन नहीं होगा। इन विच आई हैव टू, नहीं, पास्ट टेंस चल रहा है ना, यहाँ हैड है ना, तो बाद में भी हैड ही आना चाहिए, यहाँ हैव का तो कोई कनेक्शन ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल आंसर, विद विच, जिसके साथ से या जिसके सहयोग से मेरे को पढ़ना है। 69 पर आइए, आपको क्या बनाना है, एक्टिव पैसिव बनाना है, और शुरू हो जाइए। सबसे पहले तो वर्ब ढूंढिए, वर्ब कहाँ है। एन अनएक्सपेक्टेड कॉल, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या, मारिया। ठीक है। तो मारिया क्या हमारे पास में ऑब्जेक्ट, बाकी जितना भी बचा हुआ है सारा मैटर अदर वर्ड है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जब सेकंड फॉर्म आती है, जब हमारे पास एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म आ जाए, तो पैसिव वॉइस बनाते समय में चाहिए वाज, और वर्ग के साथ में थर्ड फॉर्म चाहिए, ये हमको चाहिए। यहाँ क्या आ रहा है, हैड बीन, कैंसिल करो। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, कैंसिल करो। कुड बी आ रहा है, कैंसिल करो। फर्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर वाज के साथ में क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्लियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर, और 70 क्या बोलता है, सिनोनिम आपको बताना है। करेज का मतलब क्या होता है, साहस होता है। टिमिडिटी का मतलब क्या होता है, डरपोक हो जो, है ना, टिमिडिटी डरपोकता या कायरता, या मतलब डर का भाव हो, भय का भाव हो जिसके अंदर। ठीक है। अच्छा, वेलोर का मतलब क्या होता है, साहस होता है, करेज होता है, यानी ब्रेव होता है, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, ब्रेव होता है, ब्रेविटी होती है। ठीक है। कावर्डाइज का मतलब क्या होता है, डरपोक टाइप का, काव टाइप का। और इंजेन्युइटी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति में कोई प्रतिभा हो, है ना। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है, कोई चीज़ बिल्कुल जेन्युइन हो, रियल हो, यानी सरलता भी इसका एक मीनिंग हो सकता है।
अभी मुझे क्या चाहिए, साहस। इसका उल्टा क्या, इसका सिमिलर क्या हो जाएगा, वैल्योर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल आंसर। 71 पर आ जाइए। देखिए भैया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ मैं भैया एक लाइक लगा दीजिए मेरे चैनल पर, या लाइक नहीं भी लगाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स जरूर लिखिए। ये मत लिखिए कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो तो ठीक है, आप अपने डाउट्स भेजो बेटा, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप मेरे को पसंद, मेरे टीचिंग को पसंद करते हैं, लेकिन मेरा पहला जो प्रेफरेंस है बेटा आपका सिलेक्शन है। मेरा जो पहला प्रेफरेंस है वो ये है कि आपका डाउट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डाउट क्लियर हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आप रिपीट मेरे पास में आएंगे। अगर आपका डाउट क्लियरली नहीं हो रहा है तो बेकार है भैया फिर हमारा पढ़ाना। नीचे मेरा जो नंबर चल रहा है ना, नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझको इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं इस पर भी रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे कमेंट करते हैं तो वो थोड़ा मैं जल्दी देख लेता हूँ, व्हाट्सएप में बाद में ही देखता हूँ, शाम को जब फ्री हो जाता हूँ। तो यूट्यूब कमेंट को मेरे को तत्काल रिप्लाई करना पड़ता है। द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी इज a 12-year-old गर्ल हु हैज़ गॉन टू लंडन विद हर मदर टू विजिट द डेंटिस्ट। देखिए एक लड़की है, जो इस कहानी की जो वक्ता है वो एक 12 साल की एक लड़की है। और ये जो लड़की है 12 साल की, ये लंदन गई हुई है अपनी माता जी के साथ में। ठीक है, ये दोनों लोग हैं, ये डॉटर हो गई और ये हो गई मदर। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, कहाँ गए हैं, लंदन में गए थे, लंदन में थे और डेंटिस्ट के पास में गए थे। ये कहाँ पर गए थे भैया, एक डॉक्टर बाबू के पास में गए थे। ठीक है, तो ये डॉक्टर बाबू के पास में ये लोग गए थे। अब इन्होंने क्या बोला, द डॉक्टर है द गर्ल हैज़ अ टूथ फिल्ड एंड देन शी एंड हर मदर गो टू क्रिएट आफ्टर कैफे आफ्टरवर्ड। देखिए उसका क्या आते हैं, डेंटिस्ट के पास में गए थे, उसको दांत भरवाने थे अपने, यानी दांत को सही करवाना था। उसके बाद में वो कहाँ गए, कैफे में गए। वैन इट इज़ टाइम टू गो होम इट दे डिस्कवर दैट इट इज़ पोरिंग रेन। जब वो घर पे जाने लगे तो उनको पता चला कि बारिश होने लगी है। ठीक है, उनको पता चला बादल घुमड़ गए और बारिश होने लगी है। दे हैव नो अम्ब्रेला, उनके पास में कोई अम्ब्रेला नहीं था। देन दे डिसाइडेड टू टेक अ टैक्सी। अब उन्होंने फैसला किया कि वो क्या करेंगे, एक टैक्सी लेंगे और टैक्सी से क्या करेंगे, घर की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वाइल दे वॉच्ड अ कैब अ ओल्ड जेंटलमैन शेल्टरिंग अंडर अ अम्ब्रेला। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छाता लिए हुए, उनकी तरफ को चला आ रहा है। ठीक है, एंड शेल्टरिंग एंड अम्ब्रेला ही आस्क्ड फॉर अ फेवर। इस व्यक्ति ने इनसे पूछा कि भैया क्या तुम ये छाता चाहते हो। द गर्ल मदर इज डिस्ट्रस्टफुल ऑन द स्ट्रेंजर मैन एंड द मैन एक्सप्लेन हिम ही हैज़ गॉट द forgotten the violet and would like to sell his umbrella in his return for taxi fare back to home. He explained that it is very nice silk umbrella worth 20 pounds and but his leg and weak and simple must take a taxi. देखिए इसने बोला कि इस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं अपना पर्स घर पर भूले आया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। अब मेरे पास में एक ही रास्ता है कि मैं इस अम्ब्रेला को बेच दूँ। ये अम्ब्रेला कैसा है, सिल्क अम्ब्रेला है और बहुत अच्छा अम्ब्रेला है। मैं इसको कितने रुपए में दे दूंगा तुमको, 20 पाउंड्स में ही मैं इसको दे दूंगा। लेकिन उसके पैर कैसे, कमज़ोर हैं, कमज़ोर पैर है, उसकी बॉडी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए वो क्या घर पे पैदल नहीं जा सकता, इसलिए उसको क्या चाहिए, टैक्सी चाहिए। अब देखो, द मदर लाइक द साउंड डील बट द लिटिल गर्ल वरी दैट दे आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द ओल्ड मैन। जो माता जी थी, माता जी को तो बहुत अच्छा लगा कि अरे बड़ी गुड डील है, बहुत अच्छी डील है भैया कि मेरे को छाता मिल रहा है। लेकिन उसकी जो बेटी थी, बेटी को लग रहा था कि शायद मैं इनका डिसएडवांटेज ले रही हूँ मैं, है ना, इसका लाभ नहीं है हमको। द मदर ऑफर द सिंपली गेव हिम अ कैब फेयर बट ही इंसिस्ट दैट दे टेक द अम्ब्रेला। माता जी ने क्या करा, अपने पॉकेट में से कुछ पैसे निकाल कर इस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। बोला कि ठीक है चलो तुम ये किराया ले लो और तुम अपने घर पे जाओ, टैक्सी पकड़ के घर पे चले जाओ। लेकिन हुआ क्या, इस लड़के आदमी ने बोला कि नहीं भाई साहब तुम ये छाता अपने पास में रखो। द ट्रांजेक्शन इज मेड, एवरीवन इज हैप्पी एज द मदर इज प्राउडली एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द करेक्टली जजिंग द पीपल। द डॉटर नोटिस दैट द ओल्ड मैन हैज क्विकली क्रॉस द सिटी एंड हरिंग अवे। देखो क्या हुआ, जब ये डील हो गई उसने देखा कि माता जी भी खुश थी, बेटी जी भी खुश थी, लेकिन थोड़ी देर बाद में देखा कि ये जो व्यक्ति है ये आगे चौराहे पर पहुंचने के बाद में बहुत तेजी से इसने सड़क क्रॉस की और ये आगे को बढ़ गया। अब ये बेटी ने देख लिया, ही डज नॉट लुक लाइक वेरी टायर्ड, ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था कि थका हुआ है, बट शी सेड दैट द मदर इज डिस्प्लीज एंड ही इज अप टू समथिंग। इट दे डिसाइडेड टू फॉलो हिम एंड फाइंड आउट। दे क्विकली फॉलोड एंड ही रशेस थ्रू द रेनी street. Eventually they find themselves in a pub and call the Red Lion. देखिए भैया, इनने यहाँ से कुछ पैसे लिए और पैसे लेने के बाद में ये कहाँ चले गए, पब में चले गए। और उस पब का नाम क्या है,
रेड लायन पब है एंड वॉच थ्रू द विंडो द ओल्ड मैन एंटर्ड एंड यूजिंग द पाउंड नोट टू पे फॉर ट्रिपल विस्की। और भाई साहब ये बुढ़े आदमी यहाँ पर गए और यहाँ पे उन्होंने पैक पे पैक लगाना चालू किया, उन्होंने 3 पैक चढ़ा लिए विस्की के। ठीक है, अब कैसे विश्वास करोगे यार? हमको तो लग रहा था अच्छा व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, हमको नहीं मालूम था कि वो ऐसा ईमानदारी कर रहा है। क्या मालूम किसका छाता चंपत कर कर आया था वो, तो यहाँ पर अब इनको भी चंपत कर दिया उसने। देखिए, वेयर हैज द नरेटर ऑफ द स्टोरी गॉन विजिट अ डेंटिस्ट, कहाँ पर, कौन से शहर की घटना थी? ब्रिस्टॉल, लिवरपूल, यॉर्क, लंदन। कौन से शहर की घटना थी? लंदन शहर की घटना थी। फिर क्या हुआ? व्हाट इज द नेम ऑफ द पब, पब का नाम क्या था भैया? द लायन शेयर। सोचना ही नहीं है ज्यादा, कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। लायन शेयर था है, क्या था सोनू बताओ, क्या था? सोनू ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे सोनू कैसे गड़बड़ हो गई यार? द रेड लायन, क्या था इसका नाम? अपने शब्दों को वापस लेंगे भैया, सॉरी 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 सॉरी, 100 टाइम सॉरी भैया, हम ये शब्दों को अपने वापस लेते हैं। द रेड लायन में गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जवानों, बढ़ते चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द सुटेबल टाइटल, सुटेबल टाइटल क्या हो सकता है इसके लिए? अब विजिट टू डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के बारे में कोई ज्यादा घटना नहीं बताई गई है, हल्का फुल्का बताया गया। पब ऑफ लंदन, लंदन के पब का कोई डिस्क्रिप्शन दिया है? नहीं। अ रेनी डे, बरसात का दिन? नहीं। इसके अंदर बूढ़े व्यक्ति की चर्चा ज्यादा हुई है, उसने ज्यादा बातचीत की है, पूरी कहानी बूढ़े व्यक्ति के आसपास घूम रही है, जिसने छाता बेचा, छाता बेचने के बाद में पब में गया, उसने 3 लगाए क्वार्टर और उसका पबजी पबजी चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 54 पर 74 पर आइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? मदर गेव ओनली कैब फेयर एंड डिड नॉट टुक द अम्ब्रेला, कि माता जी ने केवल टैक्सी का किराया दिया और अम्ब्रेला नहीं लिया, ये तो गलत है, अम्ब्रेला भी ले लिया था। ओल्ड मैन सेलिंग देम सिल्क अम्ब्रेला वर्थ ₹1 जो अम्ब्रेला था उसकी कीमत क्या 1 पाउंड थी? नहीं। When mother and girl decided to go home, they had no umbrella, जब माता ने और पुत्री ने घर जाने का फैसला किया तो उनके पास में अम्ब्रेला नहीं था, ये बात तो सत्य है, अभी होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं। द ओल्ड मैन यूज द पाउंड नोट गिव टू द गर्ल एंड मदर टू टेक टैक्सी होम, अरे भैया ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, घर से निकले थे, छाता लेके नहीं निकली माता जी और बेटी जी, छाता लेके निकलना था ना, हो गई गड़बड़, अब उसने क्वार्टर क्वार्टर लगा दिए। देखो भैया एंटेनिम बताना है, डिसट्रस्टफुल यानी कि जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिसट्रस्टफुल मतलब जो भरोसे योग्य ना हो, क्या बोल सकते हैं? विश्वासघाती। चलो भैया लिख देता हूं मैं, जो भरोसे योग्य ना हो। ठीक है, अच्छा वर्ड आ गया हमारे पास में सिनिकल, सिनिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो निंदा करता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। लेरी, लिरी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो काफी ज्यादा क्लेवर हो, चालाक हो, कनिंग हो, धूर्त तरह का बंदा। कॉशियस का मतलब क्या होता है? जो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो, अलर्ट हो, काफ़ी अलर्ट हो, वॉचफुल हो। और इंजीनियस का मतलब क्या होता है? जो कोई चीज़ बिल्कुल सरल हो, इजी हो, जिस पर हम, जो वास्तविक हो, है ना। तो देखिए डिस्ट्रस्टफुल जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई चीज़ बिल्कुल वास्तविक है, सच्ची है, सरल है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट आइए 76 पर। 76 क्या बोल रहा है? एन अर्थक्वेक इज what happens when two blocks of the earth suddenly slip past one another। देखिए अर्थक्वेक कब आता है? जैसे ये 2 प्लेट हैं, ये दोनों प्लेटें क्या होती हैं? जब इधर उधर शिफ्ट होती हैं, जब इधर का उधर खिसक रही हैं या एक के ऊपर एक आ गई, तब भूकंप की स्थिति होती है। एंड वेयर दिस स्लिप इज कॉल्ड द फॉल्ट एंड फॉल्ट प्लेन। ये जहाँ पे ये स्लिप हुआ, ये जो एरिया आया, इसको क्या बोलेंगे? फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन बोलेंगे। द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्टेड कॉल्ड द हाइपोसेंटर। देखिए ये अर्थ का ऊपरी स्पेस है, अगर यहाँ पर प्लेट सरकी है, देखिए यहाँ पे तो इंसान रह रहे हैं ऊपर, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इंसान है इस वाली प्लेट के ऊपर, इस ज़मीन की बात हो रही है नीचे लेयर में। इधर पर अगर एक प्लेट ये लगी हुई है, एक प्लेट ये लगी हुई है, जब ये प्लेट का थोड़ा सा मूवमेंट होता है तो इस एरिया पे जो सेंटर, जो भूकंप की स्थिति बनी है, ये वाला जो सेंटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपो सेंटर। एंड द लोकेशन डायरेक्टली अबव ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपी सेंटर। ये हो गया हाइपो सेंटर, और इसके जस्ट ऊपर जहाँ पे ये लोकेशन है, इसके जस्ट ऊपर ये होती है एपी सेंटर। ठीक है, कॉल्ड द एपिसेंटर। समटाइम्स एन अर्थक्वेक हैज 4 शॉक। कभी कभी क्या होता है? अर्थक्वेक आने से पहले भी क्या होता है? कुछ झटके लगते हैं। दीज आर द स्मॉलर अर्थक्वेक एंड हैपन इन सेम प्लेस एट द लार्जर अर्थक्वेक दैट फॉलोज। पहले क्या होता है? धीरे धीरे झटके लगते हैं, फिर बाद में अचानक से झटके लगने लगते हैं, है ना। फॉलो साइंटिस्ट कांट टेल दैट एन अर्थक्वेक इन फोरशेक अंटिल द लार्जर अर्थक्वेक हैपन।
द लार्जेस्ट मेन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द मेन शॉक। जो सबसे बड़ा जो अर्थक्वेक होता है उसको क्या बोला जाता है? मेन शॉक। द मेन शॉक ऑलवेज हैव द आफ्टर शॉक दैट फॉलोज। देखिए पहले छोटे छोटे झटके आते हैं, फिर बाद में बड़े झटके आने लग गए। दीज आर स्मॉलर अर्थक्वेक दैट ऑकर्स आफ्टर द इन द सेम प्लेस इन द मेन शॉक डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मेन शॉक आफ्टर शॉक एंड कैन कंटिन्यू वीक मंथ एंड इवन ईयर्स आफ्टर द मेन शॉक। देखिए भैया पहले छोटे छोटे झटके लगे, फिर बड़े बड़े झटके लगे, अब उसके बाद में भी भैया कुछ प्रभाव रह जाता है। एकदम से ये अर्थक्वेक खत्म नहीं होता, कभी एक हफ्ते बाद में, एक महीने बाद में, एक साल बाद में, धीरे धीरे करके प्लेट है ना, प्लेट जब सेट हो जाएंगी पूरी, अभी जैसे प्लेट इसके ऊपर इस पे से ऐसे ढकेगी जब ये प्लेट, तो थोड़ा थोड़ा झटका तो महसूस होगा ना। जब ये सब सेट हो जाएंगी तब ये प्रॉपर हो जाता है। द अर्थ हैज़ 4 मेजर लेयर। अर्थ के 4 लेयर होती हैं। इनर लेयर पहला, आउटर लेयर दूसरा, तीसरा मेंटल होता है, चौथा क्या होता है? क्रस्ट होता है। द क्रस्ट एंड द टॉप मेंटल मेक अप द थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानट। देखिए भैया जो पहली जो क्रस्ट और मेंटल क्या करते हैं, ये एक बेसिक लेयर होती हैं, बट द स्किन इज नॉट ऑल इन वन पीस, इट इज मेड अप ऑफ द मैनी पीसेज लाइक द पजल कवर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये किसी स्किन की तरह नहीं होते, लेकिन इसके ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारी लेयर्स बनी होती है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर। जैसे प्याज होता है ना, प्याज के अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं, ऐसी ऑनियन होता है ना वैसे। Not only that, but these puzzle pieces keep slowly moving around and sliding past one another, bumping each other. ऐसे चलते रहती हैं, धर ये इससे टकरा गया, ये जैसे टकराया तो ये ऊपर को हो गया ऐसा, ठीक है। We call the puzzle pieces tectonic plates and edge of the plates are called the plate boundaries. इसको क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टकराई इधर पे, जैसे टकराई तो उसको क्या बोला? एज ऑफ बाउंड्री बोला गया। The plates boundary are made up of the manifold. Most of the earthquake around the world occur these fault, and since the edge of the plates are rough and they get stuck while the rest of the plates keep moving. Finally, when the plates has moved far enough, the edges unsticky and one of the fault and there is earth. देखो भैया प्लेट ऐसी रहती है, टकराई तो थोड़ा सा बब्बड़ हुआ, फिर ये जैसे जैसे डिस्टेंस में होती रही तो दोबारा से बब्बड़ हुआ, तो यही अर्थक्वेक का सिस्टम होता है, ठीक है। अब देखिए विच कैन बी द सुटेबल टाइटल? मेन शॉक एंड आफ्टर शॉक नहीं, लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की लेयर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं है, फॉल्ट ऑफ प्लेट्स नहीं, ऑल अबाउट अर्थक्वेक, जो भी घटनाएं हुई सब अर्थक्वेक के बारे में बताई। अब देखिए वर्ड है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की लिमिट या सीमा, ठीक है। कोर्स क्या होता है बताइए? कोर का मतलब बेटा हमारे पास में होता है किसी भी चीज़ का जो, जैसे अभी जो हिस्सा था, जैसे अभी अपन लोग पढ़ रहे थे ना, कोर मतलब किसी भी चीज़ का, जैसे ये पृथ्वी के अंदर ऐसे करके, तो ये कोर बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा वर्जेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीमा, इसका मतलब भी क्या होता है? सीमा होता है। रिम्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का किनारा होता है, ठीक है। और ब्रिंक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी के कगार पर, बोलते हैं ना लड़ाई के कगार पर है, लड़ाई की सीमा, इसका हो जाएगा कोर आंसर, ठीक है। बाउंड्रीज के अंदर क्या होती है? सीमा होती है, लेकिन कोर्स के अंदर क्या होती है? सीमा नहीं होती है। ये बिल्कुल ऐसे गोल गोल आकार में होते हैं। बढ़े अब आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 78। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द स्टार्ट अर्थक्वेक डायरेक्टली अबव द सरफेस स्पेस इज कॉल्ड। देखिए ये अर्थ का स्पेस है, यहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, और ये अर्थ के सरफेस पे आ रहा है। इस पोजीशन को क्या कहते हैं ये पूछा। क्या बताया गया था भैया इस पोजीशन को? बताइए। इस पोजीशन के जस्ट ऊपर जो पोजीशन है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं? देखिए इस पोजीशन को तो बोलते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है। और जो ऊपर दिखाई दे रही है, जो पोजीशन हमको दिखाई देती है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो क्या बोलते हैं? यही वाला। इसको शायद हिंदी में अपकेंद्रीय बोलते होंगे, है ना, अपरिकेंद्र बोलते होंगे। मेरे को ठीक से हिंदी में नहीं पता, इंग्लिश में तो मेरे को पता है अपरिकेंद्र बोलते हैं शायद हिंदी में इसको, हाँ शायद यही बोलते हैं, ठीक है। और हाइपोसेंटर क्या होता है? ये नीचे की तरफ होता है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। आगे देखिए 79 क्या बोल रहा है। 79 में क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। Crust and the top of the mantle can make up a thin skin on the surface of earth of our planet। ये तो ठीक है, हमें ये देखना कौन सा नहीं है इसका आंसर। अर्थ हैज 3 मेजर लेयर। अर्थ की तो 4 मेजर लेयर बताई थी ना, ये 3 बता रहा है, तो इसका मतलब ये नॉट करेक्ट वाला है, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 हमको ये बताना जो करेक्ट नहीं है, उसमें तो 4 लेयर की बात है, ये तो 3 बता रहा है, यही ढूंढना था आंसर। द प्लेट बाउंड्रीज आर मेड अप ऑफ मैनी। जो प्लेट की जो बाउंड्री होती है वो किससे बनी होती है? कई सारी चीज़ों से। कैसी बनी होती हैं? क्या क्रस्ट से बनी होती हैं? क्या कोर से बनी होती हैं? नहीं। क्या स्पेस से बनी होती है? नहीं। वो किससे बनी होती है? कई सारी दरारें होती हैं, कई सारे फॉल्ट होती हैं, उससे वो बनी होती हैं।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 81 पर आते हैं। पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम आ गए हैं किस पर, क्लोज पैसेज पर आ गए हैं। द हॉपिंग कंगारू, कंगारू जानते हो, कूदते रहते हैं कंगारू, तो वो कंगारू इज अ डैश साइट इन एवरी स्नैपशॉट रिलेटिंग टू द ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं कंगारू, कंगारू कूदते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या नॉर्मल बात है, वहां पर कंगारू का मिलना क्या है नॉर्मल बात है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहां के लोग कैसे हैं उससे, क्या कंगारू क्या अनिवार्य है वहां पर, ऐसी तो कोई घटना नहीं है। रिकरेंट, क्या ये बार बार रिपीट होते रहते हैं कंगारू, क्या कंगारू आवश्यक है, नहीं, कंगारू से परिचित है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कंगारू से लोग क्या परिचित हैं, वहां पर फैमिलियर है। मेंबर्स ऑफ द कंगारू फैमिली कैन बी एज स्मॉल एज अ रैट एंड एज बिग एज अ मैन। जो भैया कंगारू की फैमिली है इतनी छोटी हो सकती है जितना कि चूहा, और कंगारू की फैमिली इतनी बड़ी भी हो सकती है, कंगारू के मेंबर्स इतने बड़े भी हो सकते हैं जितना कि मानव। कंगारूज, कंगारूज आर फाउंड इन मोस्टली आर फाउंड मेनली इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और तास्मेनिया में पाए जाते हैं, न्यू गिनी में पाए जाते हैं। कंगारूज विच आर द बिग फुटेड मार्स चेपल्स एंड इन्वॉल्व इन ऑस्ट्रेलिया, भैया बड़े बड़े पैर रहते हैं, ऐसे छपरे जैसे पैर रहते हैं उनके। एंड यूज देयर शॉर्ट फुट लेग लाइक आर्म, और देखो दो पैर तो पीछे वाले तो बड़े बड़े से हैं, दो छोटे वाले हैं, उनको हम हाथ समझते हैं, लेकिन वो हकीकत में क्या होते हैं, उनके पैर होते हैं, उन पैरों को वो कैसे यूज करता है, हाथ की तरह। द मैन साइज कंगारू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर डैश ऑफ, भैया ऑफ किसके बाद में आता है बताइए, इसमें से कौन सा वर्ड है जिसके बाद में ऑफ आता है, भैया सबको मालूम है कैपेबल के बाद में ऑफ आता है। और प्लीज इस वर्ड को याद कर लीजिए, ये कई बार पेपर में आया है। एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना, ये नहीं होगा। स्किल्ड नहीं होगा, वो कोई कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं क्या, उनके पास कोई कंप्यूटर स्किल है क्या, कोई सर्टिफिकेट है उनके पास में कि नहीं मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पढ़ रहा हूँ, नहीं, रेडी नहीं होते, वो क्या होते हैं कैपेबल होते हैं, यानी योग्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 विल बी माई फाइनल। नेक्स्ट उसके बाद में क्या बोल रहा है, ऑफ स्पीडिंग ऑफ, फिर क्या बोल रहा है, देयर मैन साइज कंगारू आर कैपेबल ऑफ स्पीडिंग अप टू द 88 किलोमीटर, भाई साहब 88 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं ये लोग, और शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे से डिस्टेंस में 88 किलोमीटर चौथे गियर में पहुंच जाते हैं हाल। देयर मीन्स ऑफ डैश बीइंग देयर मोर पावरफुल हैंड्स लेग, उसका कारण क्या है, वो क्यों इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि उनका जो है पैर उनके बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए स्पीड ज़्यादा होती है उनकी। ठीक है, तो देखिए उनकी स्पीड का मतलब, रीलोकेशन का मतलब क्या होता है, स्थान को परिवर्तन करते जाना, स्थान परिवर्तन की बात नहीं है, स्पीड की बात हो रही है। माइग्रेशन मतलब पलायन करना, स्थान परिवर्तन की बात नहीं है। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था करना नहीं। लोकोमोशन यानी उनकी जो मोशन है, यानी उनकी जो गति है, लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, गतिवान होना, यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, पैरों की वजह से वो इतने ज़्यादा गतिमान है। एंड विच कैरी देम ओवर द ग्राउंड इन द जंप ऑफ द 9 मीटर मोर देन अ 8 टाइम, भैया पुलिस की भर्ती देख सकता है, ये 9 मीटर से ऊपर कूदता है, ये तो पुलिस की भर्ती देखेगा। ठीक है, एसएससी जीडी निकालेगा, ये 88 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ेगा। वेइंग अराउंड द 70 kg, इसका 70 किलो वजन है। एंड दे हैव एवरेज ऑफ द लाइफ स्पेन अराउंड द 6 to 8 ईयर्स, भैया इनकी जो 6 से 8 साल की उम्र होती है, एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम 20 ईयर्स, और ज़्यादा ज़्यादा 20 साल के होते हैं। 18 साल पे ये नौकरी ले सकता है चाहे तो, 18 साल पे फॉर्म भर देगा एसएससी जीडी का, हो जाएगा, एसएससी का स्टेनो का फॉर्म भरेगा, शॉर्ट हैंड सीखेगा और 20 साल तक नौकरी हो जाएगी, 21 साल में जीवन से रिटायर हो जाएंगे। वैन बॉदर्ड बाय द प्रेडेटर कंगारूज ऑफन, जब इनके प्रेडेटर यानी इनके ऊपर जब कोई शिकारी आता है तो कंगारू क्या करते हैं, ऑफन डैश फॉर द वाटर, वो क्या करते हैं, अपने पैरों को, अपने क्या करते हैं वो, डैश फॉर द वाटर एंड स्टैंडिंग सबमरीन फॉर द चेस्ट एंड अटेम्प्टिंग टू ड्रॉन टू द अटैकर बाय होल्डिंग द अंडर। अच्छा, अगर कोई इन पे अटैक करता है तो ये पता है क्या करते हैं, जाते हैं सीधा पानी की तरफ पर, और पानी की तरफ पर पहुंचने के बाद में जैसे इनका शिकारी इनके ऊपर आता है पानी के अंदर, तो ये क्या करते हैं, अपने शिकारी के ऊपर बैठ जाते हैं, उसको पानी के अंदर दबाने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है, इतने चालाक होते हैं, तो क्या करते हैं, हेड फॉर, है ना, इनका साइंस कुछ अलग ही है। रिटर्न नहीं होते। स्टीर का मतलब क्या होता है कि किसी की तरफ इशारा नहीं करते हैं कि चल भाई साहब, ऐसा नहीं बोलते चल पानी में देखेंगे तेरे को, ऐसा नहीं बोलते ये। ठीक है, ओरिएंट, ओरिएंट का मतलब होता है उज्जवल, ये नहीं होगा, तो आंसर नंबर 4 विल बी फाइनल। ठीक, चले बढ़ेंगे आगे की तरफ। फिर क्या करते हैं, अनदर डिफेंसिव टेक्निक, इनकी एक और टेक्निक है डिफेंसिव, इज टू गेट देयर बैक टू अ ट्री एंड किक एट देयर, क्या करते हैं, पेड़ों के पास चले जाते हैं, और पेड़ों पे चढ़ने के बाद में क्या करते हैं, वहां से फिर पैरों से लात मारते हैं, ऐसी टेक्निक है इनकी। 85 पर देखेंगे, विद देयर क्लॉ हिंड फीट्स,
भैया जो पैर होते हैं ना, पैरों के अंदर उनके नाखून भी होते हैं, जैसे आप लोग नेल पॉलिश लगाते हो ना, ऐसे ही उनके भी नाखून होते हैं, कंगारू लुक होता है ये। ठीक है, तो 85 वाले में वो क्या करते हैं, पंजे से मारते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर। इन्वेडर मतलब घुसपैठ करने वाला। भैया आर्क फो का मेरे को मीनिंग नहीं मिला है, प्लीज आप कम सर्च करके इसका मीनिंग बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर क्या होता है। ठीक है, वैसे इसके अंदर एक वर्ड जुड़ा हुआ है फो, फो का मतलब क्या होता है, शत्रु। और आर्क का मतलब तो क्या होता है, बाण होता है, धनुष बाण। तो यार कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई शिकारी टाइप का आदमी हो। फिर भी फिलहाल प्लीज बेटा इसको सर्च कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, मुझे मिला नहीं। फिर हमारे पास में एम्यूलेटर, एम्यूलेटर का मतलब होता है प्रतिद्वंदी। नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर अमेरिका। समटाइम्स विद अ सफिशिएंट फोर्स टू किल अ मैन, कभी कभी इनके पैरों की इतनी जोरदार टेक्निक होती है, इतनी जोर से ये लात मारते हैं कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। नॉर्मली शाई एनिमल, ज्यादातर ये शर्मीले स्वभाव के होते हैं। दे अलर्ट अदर कंगारूज टू डेंजर बाय बीटिंग ऑन द ग्राउंड विद देयर हैंड्स फीट, एंड दिस लाउड अलार्म सिग्नल कैरीज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। खतरा होने पर अपने पैरों से कूदते हैं, वो ऐसा करके पैरों से कूदेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे भाई साहब डेंजर है, आगे आगे मत जाना, आगे पुलिस लगी हुई है, आगे पुलिस चेकिंग होने वाली है, पहले ही वहां खतरा बता देंगे। ठीक है, हेलमेट पहन कर आना। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाइए। 86 पे क्या दिया हुआ है, वैन अनुभा एंटर हर बाथरूम। अनुभा अपने बाथरूम में गई, ठीक है। शी फाउंड एट डैश विद वाटर, उसने अपने बाथरूम को पाया। बाथरूम में क्या होगा, पानी भरा होगा भाई, तो ड्राइड, सूखा तो नहीं देखा उसने। सील्ड मतलब पैक तो नहीं था वो, कवर ढका हुआ नहीं था, वो क्या था, फ्लडेड, पानी की बाढ़ आ रही थी उसके बाथरूम के अंदर। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, वादर हैड इट बीन हर ओल्ड हाउस शी वुड हैव पैनिक्ड बिफोर। ठीक है, वो अपने पुराने घर में थी, यदि वो अपने पुराने घर में होती तो वो काफी डर गई होती। बिकॉज हर इरेट, अब देखिए यहाँ पर हर इरेट, इरेट का मतलब क्या होता है, क्रोध यानी कि गुस्सा, एंगर। इट इरेट डैश वुड हैव स्टार्ट कॉलिंग हर नेम फ्रॉम डाउन स्टेयर बाय देन। ठीक है, बट इन हर न्यू फ्लैट एंड, भैया ये पानी भर जाता है, अगर पुराने घर में होती, अगर ऐसी स्थिति हो जाती तो उसको बार बार बुलाया जाता है ना, चिल्ला चिल्ला कर उसको बुलाया जाता। तो भैया कौन बुलाता उसको, वर्कर्स, कर्मचारी तो नहीं बुलाते, एम्प्लॉय नहीं बुलाते, लैंड लेडी हो सकता है, जमींदार, उसकी जो मकान मालिक थी वो चिल्ला चिल्ला कर उसको बुलाती। बट इन अ न्यू फ्लैट, लेकिन वो अपने नए फ्लैट के अंदर एन इंडिपेंडेंट डैश ऑफ द थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर है भैया। कैसल, कैसल का मतलब महल होता है, महल था क्या, क्या वो शॉप में रहती थी, नहीं। मॉल, डीडी मॉल में रहती थी क्या, नहीं। वो कहाँ रहती थी, अपार्टमेंट में रहती थी। तो अपार्टमेंट का जो तीसरा फ्लोर था वहाँ पे, तीसरे फ्लोर पर जो अपार्टमेंट थी वहाँ पे रहती थी। एंड शी वाज सेव्ड फ्रॉम आर हैविंग टू फेस एनीवन्स ears whatsoever, और वो वहां पर बिल्कुल सुरक्षित थी, किसी की भी फालतू बकवास सुनने की उसको जरूरत नहीं थी। द साइट ऑफ द फ्लडेड बाथरूम, द साइट ऑफ अ फ्लडेड बाथरूम डैश हर एंड गिविंग राइज टू द चाइल्ड इन हर। देखिए, जब उसने देखा कि बाथरूम के अंदर पानी भर गया है, तो उसके अंदर क्या है कि काफी एक्साइटेड हो गई वो देखकर, और उसके अंदर का जो बच्चा है वो जागृत हो गया। जैसे हम कभी कभी देखते हैं, जैसे मेरा तो भाई साहब एक सिस्टम है, जैसे ही पानी बरसा, मैंने अपनी बाइक उठाई, सीधा मेरे को जाना है बस, मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ। फिर उसके बाद में अगर ऐसा भी नहीं हो पा रहा, साइकिल उठाई, सीधा जाना है। अगर ऐसा भी नहीं हो पाया, अपना मैंने छाता उठाया, सीधा बाहर जाना है। ऐसा भी नहीं हो पाया, रेनकोट उठाया, सीधा बाहर जाना है। और लौट कर जब आता हूं तो मेरी मम्मी वो सुनाती है जिसकी हद नहीं है। और मैं, मेरे अंदर एक बुरी आदत भी है कि मैं जैसा गीला था वैसे के वैसे सीधा कमरे में घुस जाता हूँ मैं। फिर वो चिल्लाती हैं। बोर्ड, बोर्ड तो नहीं हो रहा था वो, डिप्रेस्ड भी नहीं होता, कंफ्यूज्ड भी नहीं हो रही थी, वो कहता है एक्साइटेड हो गए थे, बारिश देख के बच्चा जाग जाता है ना। शी जम्प्ड अराउंड द वाटर ऑन अ वाइल्ड बिफोर, थोड़ी देर तक वो पानी पे कूदती रही, छपक छपक खेलती रही। बिफोर द डैश टैप, उसने नल बंद करने से पहले, शटिंग का मतलब क्या होता है, नल बंद करने से पहले थोड़ी देर तक बाथरूम के अंदर वो पानी के अंदर कूदती रही। ठीक है, आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 पे पहुंच गए हैं, 10 क्वेश्चन रह गए हैं, 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन क्लीन। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, प्लीज भैया चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स जब करें तो अपने डाउट्स वाला कमेंट करें, ठीक है, जिससे मेरे को समझ में भी आए भैया क्या समझ में आया क्या नहीं आया। वी लिव इन डैश एज ऑफ वंडर ऑफ मिरेकल। तो देखिए ध्यान से, एज में किसकी आवाज आ रही है, ए की। जब ए का साउंड आता है तो हम किसका यूज करते हैं, एन का। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल।
It has been called the age of science and the different aspect of our life change in the dash centuries and have been attributed to the science। देखिए हम क्या हैं, विज्ञान के युग में रहते हैं और ये विज्ञान का युग है, यहाँ पे अनेकों चमत्कार होते हैं, अनेकों स्थिति होती हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं डैश सेंचुरीज, हम काफ़ी सेंचुरीज से इसमें रह रहे हैं। हम कहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी सेंचुरीज से हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू द साइंस, हम काफ़ी सेंचुरीज से विज्ञान को देख रहे हैं। और 92 का आंसर हो जाएगा, कब से देख रहे हैं यार, फाइनल का मतलब तो मार्गदर्शक होता है, इनिशियल शुरुआत से, एंटीरियर बाद का, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग होना चाहिए यानी पूर्ववर्ती, मतलब जैसे ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, पास्ट से भी थोड़ा पास्ट में चले जाइए, तब से हम इसको देख रहे हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, 92 का। मैंने पेज को जल्दी पलट दिया, पूरा पढ़ा नहीं मैंने। फिर क्या बोला गया, दिस इज कंप्लीटली ट्रू बट इट इज वन साइड ऑफ द कॉइन, द फ्लिप साइड ऑफ दिस is as we have advanced more in the field of the technology, something fundamental to the humanity have been left behind. Values such as the empathy and concern for our fellow human beings are gradually being eroded due to the onslaught and the ever involved lifestyle added by the marvel of the technology advancement. Take the example of the internet. भैया मैं H2O पी लूँ, मैं H2O है ना, पहले पानी पी लूँ मैं, जिससे एनर्जी आए मेरे अंदर। चलिए, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू H2O। अब ये मैंने पी लिए हैं, 3 चीजें पी हैं मैंने, H2O। इसमें क्या है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू में तो विज्ञान हमारे लिए प्लस है, एक पहलू में क्या है, विज्ञान हमारे लिए माइनस है। ठीक है, जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी मानवता भी कहीं ना कहीं पे गड़बड़ाती जा रही है। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल भी गड़बड़ होता जा रहा है, उसी के बारे में चर्चा बता रहे हैं। ऑन द वन हैंड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन नॉलेज or at the click of the button, veritability boon to everyone, especially student, and this has made our life much simpler. On the other hand, it is severely limited acute content connect with the teachers, friend and elders। देखिए, जब से इंटरनेट आया है तब से नॉलेज बिल्कुल तेजी से हर व्यक्ति के पास पहुंचती है, हर दूसरा आदमी गूगल बाबा है। अब तो गूगल लगा के हर दूसरा आदमी क्या गूगल बाबा है, सब कुछ जानता है वो। तो ये प्लस पॉइंट भी है। दूसरी चीज, एक नेगेटिव पॉइंट ये हो रहा है कि बच्चे जो पहले टीचर से कनेक्ट होते थे, जो अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट होते थे, अपने बुजुर्गों से कनेक्ट होते थे, अब वो कनेक्ट होना बंद हो गए हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे तो बस जाते हैं गूगल पे सर्च करते हैं, उनको आंसर मिल जाते हैं, अब टीचर से कनेक्टिविटी कम है। दस द लर्निंग दैट अ पर्सन डैश इज incomplete or as he or she cannot easily take the advice that another person can give on the basis of the knowledge and practical experience that it is that his or her disposal। देखिए क्या होता है कि अगर किसी आप व्यक्ति से एडवाइस लेंगे तो वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एडवाइस देगा जो उसने अपने जीवन में देखा है। वहीं आप इंटरनेट पे एडवाइस देखेंगे तो इंटरनेट पे एक्चुअली क्या राइटर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर कर दिए हैं आपसे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फिक्स सिचुएशन को ही बता रहे हो, है ना। तो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो आपको ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो क्या होगा यहाँ पर, गेन्स होगा, लाभ उठा सकते हैं जो व्यक्ति हमारे सामने, जैसे हमारे माता पिता, अगर आप उनसे कभी भी एडवाइस लोगे ना बेटा, वो कितनी भी प्रॉब्लम में होंगे, कुछ भी होंगे, लेकिन वो तुमसे ज़्यादा भविष्य जानते हैं तुम्हारा, है ना, और वो तुमको अच्छी ही एडवाइस करेंगे। टुडे अ स्मॉल चाइल्ड कैन एक्सेस एंड नेविगेट द इंटरनेट विद ईज एंड दैट स्टिल अस्टाउंड डैश फ्रॉम द ओल्डर जनरेशन। देखिए क्या है कि अब आजकल छोटा सा बच्चा भी क्या करता है, इंटरनेट को चला लेता है, और ओल्ड जनरेशन इसको नहीं चला पाती थी, जिसकी वजह से ओल्ड जनरेशन के बीच में क्या हो रहा है, दोज फ्रॉम, यहाँ पे दोज आएगा, दोज फ्रॉम द ओल्ड जनरेशन। प्रेजेंट जनरेशन कौन हो गई, स्मॉल चाइल्ड, दोज कौन हो गए, ओल्ड जनरेशन। ठीक है, ओल्ड जनरेशन। बट व्हाट इज इवन मोर आउटस्टैंडिंग इज दैट द नेगलेक्ट ऑफ द बेसिक ऑफ द ह्यूमन ट्रेड, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली वैल्यू। देखिए वो तो ठीक है, नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन कुछ चीज़ों की कमी आ रही है। किसकी, फ्रेंडशिप की कमी आ रही है, रिश्तेदारी की कमी आ रही है, और पारिवारिक वैल्यू की कमी आ रही है। ओइंग टू ऑल द टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट्स एंड द गैजेट अवेलेबल टुडे, children often miss out the most enriching childhood experience such as the playing outdoor games and with friends। देखिए बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिस करते हैं, जैसे आउटडोर गेम्स नहीं खेलने जाते। जैसे मेरे चाचा का लड़का है छोटा, तो वो क्या करता है, स्कूल से आया, उसने बैग पटका, तुरंत मोबाइल चाहिए उसको, और बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ एक पोजीशन में बैठा रहेगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा और मोबाइल में गेम खेलता रहेगा वो एक ही पोजीशन पर। अब इससे हो क्या रहा है, उसका फिजिकल डेवलप हो ही नहीं रहा लड़के का।
अब वो बिल्कुल सिंगल प्लाई सा है, बिल्कुल बिंगो टेढ़े मेढ़े जैसा है, बढ़ ही नहीं रहा, कुरकुरे जैसी हालत हो रही है ना। विच डैश फ्रॉम बीइंग इमेंसली इंजॉयबल फिजिकल एक्सिलरेशन एंड डेवलप द ट्रेड्स सच एज टीम वर्क एंड डिसिप्लिन एट अर्ली एज। देखिए पहले जब बच्चे बाहर खेलने जाते थे, हम लोग बाहर क्रिकेट खेलने जाते थे तो हम टीम वर्क को समझते थे, दोस्तों पर विश्वास होता था। अब आजकल हम वीडियो गेम्स में लोग घुस गए हैं तो हमारा विश्वास पता नहीं कैसा हो गया है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट तो होता ही नहीं है, बच्चों की सांस फूलने लगी है अब दौड़ते समय। अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट के साथ में क्या आता है, फ्रॉम आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो 94 का 4 हो गया, 95 का थर्ड हो गया। अब आ जाइए भैया लास्ट वाले पर, इसको भी हम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ ध्यान रखिए, रोजाना रात को 9 बजे आपके लिए हम पेपर अपलोड कर देते हैं। अभी हम इसको रेडी करके आपको अपलोड कर देंगे 9 बजे, आप तैयार रहिएगा। कल फिर एक नए पेपर सेट के साथ में मैं आपको मिलूंगा, अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए, 1 मंथ एगो, एक महीने पहले ही हैड लॉस्ट हिज डैश इन द कार क्रैश एंड ही सफर्ड फ्रॉम द हेड इंजरी एंड हैड सेंट टू अ कॉमा फॉर 2 वीक। देखिए एक जब एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट में क्या उसका मोबाइल खो गया, क्या उसका वॉलेट खो गया, क्या उसके सिर के बाल खो गए, क्या उसका विजन खो गया, उसकी दृष्टि खो गई, उसकी दृष्टि चली गई एक एक्सीडेंट के अंदर। ठीक है, ही हैड सफर्ड अ हेड इंजरी, उसके सिर में भी चोट लगी। सेंड टू इनटू द कॉमा फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक कॉमा में डले रहे। एंड विद द क्रैश, उस क्रैश के साथ में हिज डैश कैरियर एज एन F1 रेसर एंडेड एंड ऑल हिज एम्बिशंस टाइड टू द स्पोर्ट वर डैश। देखिए जैसे F1 रेसर होता है, F1 रेसर जो होते हैं ना, कार चलाते हैं, अगर एक बार भी गलत डिसीजन ले लिया तो पूरे जीवन भर भुगतना पड़ता है। कई लोगों का ऐसे ही कैरियर एंड होता है, बहुत खतरनाक इंजरी होती है, उनका जीवन बहुत। तो क्या होता है इसके लिए, कैरियर कैसा होता है, सिंकिंग कैरियर, सिंकिंग नहीं भैया, सरप्राइजिंग कैरियर नहीं, ट्रैवलिंग कैरियर नहीं, प्रॉमिसिंग कैरियर। उनका एक बढ़ता हुआ कैरियर, एक अच्छा कैरियर कब डूब जाता है, जब एक इंजरी हो जाती है। फिर क्या बोला गया है, टाइड टू द स्पोर्ट्स वर डैश, क्या बोला गया है, वर डैश। तो क्या हो जाता है, क्या पुश्ड होता है, नहीं, क्या अपलिफ्टेड होता है, नहीं। वो स्पोर्ट्स का कैरियर कब खत्म हो जाता है, जब एक झटका लगता है, जब उनकी गाड़ी का क्या होता है, कचुम्बर बन जाता है, क्रश हो जाती है उनकी गाड़ी। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट रेसर टू हैव मेड इट टू द F1 डैश एंड हिज स्किल वर डैश बाय एनी अदर रेसर इन अवर कंट्री दिस से। वो क्या था, एक यंगेस्ट रेसर था अपने समय का। और F1 सर्किट, जो F1 का जो ग्रुप नहीं होता, F1 के फ्रेंड्स नहीं होते, F1 की वो नहीं होती, इसका क्या होता है, F1 का सर्किट होता है। ऐसे चलती है ना रेस, जब होती है तो कुछ इस तरीके से होता है, ये पूरा ये सर्किट तरह का बना रहता है, यहाँ से कार चलेगी अपनी। ठीक है, एंड हिज स्किल वर, और उसकी स्किल कैसी होती हैं, स्किल वर के बाद में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। स्नैच्ड, स्नैच नहीं छीनना, मैच्ड मतलब जुड़ी हुई, अपहेल्ड भी नहीं, क्या होती है, अनमैच्ड, किसी से मैच नहीं करती हैं उसकी स्किल। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज़ मेरे को लिखिए। अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम के इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स चाहिए तो वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर करूंगा। वहाँ से भी अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप अपना नाम लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप पर भी आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। बेस्ट ऑफ लक, अपना और अपने माता पिता का नाम को रोशन करिए और सिलेक्शन लीजिए और जल्दी जल्दी हमको मिठाई खिलाई। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।